बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री। नाम से आपको पता चल रहा है कि मैथ्स यू नो डैट हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, सबका एक मैथ्स होता है, यानी जो मैटर है उसका कोई ना कोई मैथ्स है। ठीक है, तो मैथ्स मींस मॉलिकुलर मैथ्स। ठीक है, और स्पेक्ट्रोमेट्री, अब स्पेक्ट्रोमेट्री का क्या मतलब है कि मीट्री मीन मेजरमेंट है एंड स्पेक्ट्रो मीन्स कि विद द हेल्प ऑफ अ स्पेक्ट्रम वी विल डिटर्मिन द मैसेज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गिवन। ठीक है, यानी मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री वो टेक्निक होगी जिसमें हम मैसेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा? इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि इन दिस टेक्निक अ सब्सटेंस इज़ फर्स्ट वॉलेटिलाइज्ड एंड देन आयोनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी क्या है कि इसमें हमारे पास ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमने क्या करना है कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, हमने इनको क्या करना है, हमने इनको सबसे पहले वेपराइज़ करना है। ठीक है, अगर वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में है तो उन्हें वेपराइज़ करेंगे और उनका प्रेशर लो करेंगे, और अगर उनके वेपर्स का, और अगर ऑलरेडी वेपर फॉर्म में है तो फिर उनको भी, उनका भी लो प्रेशर पर उनको ट्रीट करेंगे। ठीक है, लो प्रेशर का मतलब है उनकी कंसंट्रेशन का कम होना। फिर उसके बाद कहता है कि इन दिस टेक्निक आ सब्सटेंस इज फर्स्ट वॉलेटिलाइज्ड एंड देन आयोनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हम क्या करते हैं कि आयोनाइजेशन चैम्बर से जब पास करते हैं तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी गैसियस स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड या गैस के जो एनालाइट है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं कि उनके ऊपर हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसकी बम्बार्डमेंट की जाती है। इससे क्या होता है? इससे आयोनाइजेशन का एक प्रोसेस होता है जिससे हमारे पास यूनी पॉजिटिव आयंस बनते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि रेडिकल कैटाइंस बनते हैं। ठीक है, और फिर यही गैसियस पॉजिटिव आयंस, अब इनको हमने एनालाइज करना है, तो उनमें से जो पॉजिटिव आयंस होंगे, न्यूट्रल न्यूट्रल रेडिकल भी बनेंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, रेडिकल्स भी हो सकते हैं, वो डिटेक्ट नहीं होते। गैसियस पॉजिटिव आयंस जो होंगे सिर्फ वही आगे जो है, या रेडिकल, ठीक है, दे विल दस ऑब्टेन आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैस टू चार्ज वैल्यू। अब डिफरेंट जो आपके पास आयंस बनेंगे उनके मैस टू चार्ज वैल्यू डिफरेंट होगी, ये हम आगे चल के देखते हैं व्हाट इज़ दिस। ठीक है, एंड देन रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। और पीक्स क्या है कि मैस स्पेक्ट्रम हमारे पास बनेगा जो कि पीक्स की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है। फर्स्ट मैस स्पेक्ट्रोमीटर वाज डिज़ाइन बाय डेम्स्टर इन 1918। ठीक है, हमने मैस स्पेक्ट्रम जो है उसको देखा हुआ है। मैस स्पेक्ट्रम क्या है, इसकी डायग्राम मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन में हम देखेंगे कि ये एक सिंपल मैस स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि आपके पास बुक में अवेलेबल है। आप इस मैस स्पेक्ट्रम में देख रही हैं कि ये हमारे पास जो है ये सैम्पल इनलेट सिस्टम है जिसमें हम वेपराइजेशन करके, यानी वेपर्स फॉर्म में अपने एनालाइट को कन्वर्ट करके आयोनाइजेशन चैम्बर में पास करते हैं। इस आयोनाइजेशन चैम्बर में हमारे पास एक फिलामेंट है और इलेक्ट्रॉन गन है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो बम्बार्ड करते हैं ऑन द मॉलिक्यूल। ठीक है, और वो आयोनाइज हो जाती है। उसके बाद जो पॉजिटिव आयंस बनते हैं दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू दीज इलेक्ट्रिक फील्ड्स टूवर्ड्स दी आयन बीम की फॉर्म में, यानी पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में दे आर पास थ्रू दी एनालाइज़र। एनालाइज़र क्या है? ये एक अपर मैग्नेट और लोअर मैग्नेट आपको नज़र आ रहा है। ये एक हाई मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें से आप जब पॉजिटिव आयंस को पास करते हैं तो आयंस दे डिफ्लेक्ट। ठीक है, और वो क्या है कि वो अपने नॉर्मल पाथ से बेंड कर जाते हैं, और बेंडिंग उनकी डिपेंड करती है, यानी उनका क्या एंगल बनता है मेन पाथ से, ये डिपेंड करता है उनके साइज़, उनके मैसेस पर। जितना हैवियर मैस होगा वो ज़्यादा एंगल बनाएगा, यानी फर्स्टली वो ड्रॉप करेगा, और उसके बाद जो लाइट वेट के आयंस होंगे वो ज़्यादा फास्ट आगे मूव करेंगे और उनका एंगल डिफरेंट बनेगा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैसेस दे सेपरेटेड एंड दे आर कलेक्टेड ऑन द आयन कलेक्टर। आयन कलेक्टर क्या है कि आयन कलेक्टर एक ऐसा दरमियान में आपके पास पार्ट होगा इसका मैस स्पेक्ट्रोमीटर का, जिसमें हम ये कर सकते हैं कि आयन कलेक्टर में लाइट सी करंट प्रोड्यूस होती है। आपको पता है कि पॉजिटिव आयंस, यानी ये इस तरह की करंट जो होती है, एक आपके पास रेगुलर करंट है जो कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होती है। ये करंट जो है दैट इज़ ड्यू टू द पॉजिटिव आयंस। दैट्स वाई ये करंट जो है ये आपको क्या करेगी, ये करंट जो है ये एक लिटिल अमाउंट में करंट जनरेट करेंगे पॉजिटिव आयंस। ठीक है, इनकी करंट को एम्पलीफाई किया जाएगा। एम्पलीफायर यू नो डैट के करंट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेगा, और करंट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करके वी विल गेट अ रिकॉर्ड ऑफ दीज करंट्स।
ठीक है, यानी उन हर आयन की अपनी अपनी करंट है और उस करंट को हम अपने अपने मैस स्पेक्ट्रम में रिकॉर्ड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पीक्स, ठीक है। और ये पीक्स जो हैं ये मैस स्पेक्ट्रम की फॉर्म में हमारे पास आएंगी। सो फाइनल रिजल्ट ऑफ द मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है, इसका फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ मैस स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है। वन बाय वन हम इन पार्ट्स की इंस्ट्रूमेंटेशन और इनकी वर्किंग जो है उनको चेक करेंगे। अभी फ़िलहाल आपको ये बताया है कि हमारे पास जो मैस स्पेक्ट्रम है उसके अंदर प्रोसीजर क्या होना है, ठीक है। मेनली आयोनाइजेशन का प्रोसेस है जिसकी वजह से फ्रैगमेंट्स बनेंगी, ठीक है, और उन फ्रैगमेंट्स की वजह से आपके पास मैस स्पेक्ट्रम बनेगा और उस मैस स्पेक्ट्रम से हम किसी भी मॉलिक्यूल का मैस जो है वो डिटर्मिन कर सकते हैं और उसके अलावा हम उसका स्ट्रक्चर भी डिटर्मिन कर सकते हैं व्हेन वी गेट द नंबर ऑफ पीक्स इन द गिवन सैंपल। ओके, नाउ व्हाट हैपन्स, ये मैस स्पेक्ट्रम आपने देख लिया, मैस स्पेक्ट्रोमीटर आपने देख लिया। नाउ मेन स्टेप्स जो कि हमारे पास यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड है, उसमें मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्टली वेपराइजेशन होगी, देन वी विल गेट आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन के बाद आइंस विल पास थ्रू एनालाइज़र। एनालाइज़र क्या है, हाई मैग्नेट्स हैं, हाई पावर मैग्नेट्स हैं। मैग्नेट्स के पास होने के बाद जो आइंस हैं उन्हें कलेक्ट किया जाएगा आयन कलेक्टर में, जहाँ पे वो छोटी सी करंट प्रोड्यूस करेंगे। उस करंट को एम्पलीफाई करके बड़ी करंट में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर उस करंट को क्या है कि वो करंट की वजह से हमारे पास एक रीड आउट मशीन में मैस स्पेक्ट्रम बनेगा अकॉर्डिंग टू द करंट प्रोड्यूस बाय द गिवन आइंस, ठीक है। आफ्टर वेपराइजेशन द एनालाइट कंपाउंड, अब असल में मेन जो पार्ट है आपके पास मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का, जहाँ से हमने मैसेस को डिटर्मिन करना है या स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करनी है, दैट इज़ द आयोनाइजेशन चैम्बर, ठीक है। इस आयोनाइजेशन चैम्बर और इसमें होने वाले प्रोसीजर को हमें समझना ज़रूरी है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ ये देखेंगे कि आयोनाइजेशन किस तरीके से हो सकती है। लेट सपोज M इज़ एनी मॉलिक्यूल, ठीक है। इस मॉलिक्यूल पर जब हम इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करेंगे फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक गन, ठीक है, तो आयन जो है मॉलिक्यूल अब आपको पता है हर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, यानी ऑड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। आपको पता है मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड्स होते हैं, इवन हीलियम, नियोन, आर्गन वगैरह जो कि मॉलिक्यूलर गैसेस हैं, उनमें भी अगर आप देखें तो आपके पास ऑक्टेट्स कंप्लीट हैं, यानी कि इवन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। नाउ व्हेन वी बम्बार्ड इलेक्ट्रॉन ऑन द मॉलिक्यूल्स, देन द उस मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाए, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाए तो दैट विल कन्वर्ट इनटू अ स्पीशी विच इज़ कॉल्ड एज रेडिकल कैटायन, ठीक है। ये स्पीशी क्या कहलाएगी, रेडिकल कैटायन, और उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एमिट होंगे। नाउ व्हाट हैपन्स, मतलब क्या होगा इसमें, फिर आपको दिखा देती हूँ कि लेट अस सपोज जैसे आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ईथेन का मॉलिक्यूल है। तो ईथेन के मॉलिक्यूल में हमारे पास जो बॉन्ड है बिटवीन कार्बन, ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोजन में भी बॉन्ड्स मौजूद हैं, ठीक है ना, 3 हाइड्रोजन्स के साथ भी इनके बॉन्ड्स मौजूद हैं। नाउ व्हाट हैपन कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं तो कार्बन बॉन्ड जो है, जो कि जिसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है, ईजीली आयोनाइज हो जाएगा। जब ये ईजीली आयोनाइज होगा तो आप सपोज करें कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा ड्यू टू रिपल्शन, यानी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट हो जाएगा और ये जो बम्बार्ड करने वाला इलेक्ट्रॉन है ये भी निकल जाएगा। तो लिहाजा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे इस मॉलिक्यूल में से, 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड नाउ 1 इलेक्ट्रॉन जब ये रिमूव हो जाएगा तो ये मॉलिक्यूल ईथेन का इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, it will convert into a radical cation. Why it is called as radical cation? आप देख रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से ये क्या हो गया, रेडिकल। आपको पता है फ्री रेडिकल तो एक इलेक्ट्रॉन, और उसके साथ साथ यू आर गेटिंग अ पॉजिटिव चार्ज दैट मेक इट रेडिकल, सो इट इज़ कॉल्ड एज रेडिकल कैटायन, ठीक है। अब कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए या आयोनाइज करने के लिए बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है, ऑलमोस्ट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब, यानी 964 किलो जूल पर मोल एनर्जी, यानी बॉन्ड एनर्जी है इसकी, ठीक है। अगर हम सिर्फ इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर दें आयोनाइजेशन चैम्बर में मॉलिक्यूल्स को, तो मॉलिक्यूल्स दे गेट आयोनाइज्ड,
और अगर हम इस एनर्जी को इंक्रीज़ करके अप टू 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ले जाते हैं, ठीक है, तो ना सिर्फ मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन होगी बल्कि हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल पार्ट्स में ब्रेकअप हो जाए। यानी अगर ये तो एक सिंपल 2 कार्बन कंपाउंड है, अगर हम ब्यूटेन ले लें या कोई और मॉलिक्यूल्स ले लें, इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल बेशुमार फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो ये आपके पास है कि एनर्जी फॉर आयोनाइजेशन कितनी है, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब तकरीबन हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये बात मेरे ख्याल है बखूबी आपको समझ आ गई होगी कि अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, एम रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल, इसके ऊपर जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं तो ड्यू टू रिपल्शन इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन एंड विल कन्वर्ट दिस मॉलिक्यूल इनटू रेडिकल केटाइन विद द एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल, और वही इलेक्ट्रॉन जो कि बम्बार्ड किया था वो भी साथ में रिमूव होगा। नाउ दिस रेडिकल केटाइन, अगर मॉलिक्यूल एक लॉन्गर मॉलिक्यूल है, लाइक ये हाइड्रोकार्बन जैसे ईथेन लिया है, इस तरह से बड़े मॉलिक्यूल हों, तो यही मॉलिक्यूल 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेकर, ठीक है, कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेकर कन्वर्ट हो जाता है इनटू फ्रैगमेंट्स। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन होगी तो हम स्ट्रक्चर डिटर्मिन कर सकेंगे। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन होगी तो हम स्ट्रक्चर डिटर्मिन कर सकेंगे और हमें मैस स्पेक्ट्रम में एक से ज़्यादा पीक्स मिलेगी। और आपका जो मतलब टारगेट है, वो हमारा टारगेट भी यही होता है कि हम मैस स्पेक्ट्रम हमें दे दिया जाता है और हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इस मॉलिक्यूलर फार्मूले की हेल्प से और विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ और स्पेक्ट्रम आप डिटर्मिन करें स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटर्मिन करने के लिए हमारा उस मॉलिक्यूल को फ्रैगमेंटेशन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है और उसके लिए हमारे पास डिफरेंट फ्रैगमेंटेशन पैटर्न्स हैं। ठीक है, हर मॉलिक्यूल के लिए कुछ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स फ्रैगमेंट्स में ब्रेकअप होता है। ठीक है, जैसे सपोज करें अब आपका ये जो रेडिकल कैटाइन बन गया है, ठीक है, पीछे जो मॉलिक्यूलर रेडिकल कैटाइन हमने बनाया है, ये रेडिकल कैटाइन ये फर्दर ब्रेकअप हो सकता है। ये इस तरह ब्रेकअप हो सकता है कि आपके पास सिंपली एक मज़ीद एक रेडिकल कैटाइन बन जाए और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाए। आगे हम एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, और इसी तरह यही मॉलिक्यूलर रेडिकल कैटाइन ऐसा भी हो सकता है कि दो फ्रैगमेंट में इस तरह कन्वर्ट हो कि आपके पास सिंपल एक पॉजिटिव चार्ज और आपके पास एक जो है क्या बन जाए, एक रेडिकल बन जाए। ठीक है, एक फ्री रेडिकल और एक आपके पास पॉजिटिव कैटाइन बन जाए। ठीक है, नाउ फ्रैगमेंटेशन और आयोनाइजेशन ये दोनों प्रोसेस जो हैं, यानी आयोनाइजेशन एंड फ्रैगमेंटेशन साइमल्टेनियस प्रोसेस है। 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब मैस स्पेक्ट्रोमीटर में जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास ये प्रोसीजर होता है और ये जो फ्रैगमेंट्स बनती हैं, ये फ्रैगमेंट्स एनालाइजर से पास होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैस टू चार्ज रेशो। हाँ जी, इनमें से जो फ्रैगमेंट पास होती हैं वो ये न्यूट्रल या रेडिकल वाले मॉलिक्यूल नहीं होंगे। ठीक है, जो आगे जाएंगे वो पॉजिटिव रेडिकल कैटाइन या फिर पॉजिटिव आइंस हैं जो कि आगे एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, मैस स्पेक्ट्रम में हमारे पास क्या होता है, मैस स्पेक्ट्रम, फिर उसके बाद हमारे पास मैस स्पेक्ट्रम बनता है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मैस स्पेक्ट्रम है क्या, मैस स्पेक्ट्रम अगर आप देखें तो ये ग्राफ होगा। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर हमारे पास m/z वैल्यूज़ या m/e वैल्यूज़ होंगी, जिसे आप मैस टू चार्ज रेशो कहते हैं। ठीक है, और वाई एक्सिस पर हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस है। रिलेटिव अबंडेंस कहाँ कैसे आती है, रिलेटिव अबंडेंस करंट की वजह से आती है। जितने ज़्यादा कोई रेडिकल कैटाइंस मौजूद होंगे, जिस तादाद में जो रेडिकल कैटाइन जिस मैस वाला मौजूद होगा उतनी ज़्यादा वो पीक बनाएगा। ठीक है, यानी करंट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। जितनी वो करंट प्रोड्यूस करता जाएगा उतनी इस पीक की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इन पीक्स में भी मुख्तलिफ पीक्स होती हैं, जैसे हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन पीक बनती है, बेस पीक बनती है। ये क्या होती हैं, ये भी हम फर्दर स्टडी करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। नाउ यूनिपॉजिटिव आयन, हम जनरली जैसे ही आयोनाइजेशन का प्रोसीजर करते हैं तो एक बात आपने जहन में रखनी है कि जनरली हमारे पास पॉजिटिव 1 चार्ज वाले कैटाइंस ही बनते हैं। ठीक है, पॉजिटिव 2 वाले इतनी एनर्जी नहीं है कि मतलब जो है आपके पास इतनी हम एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं करते कि हमारे पास पॉजिटिव 2 वाले कैटाइन जो हैं वो बने। ठीक है, तो लिहाजा मैस स्पेक्ट्रोमीटर में यानी हम जो भी यहाँ पर मैस निकालते हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर पीक आती है वो मैसेस को ही एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि सपोज़ करें अगर ईथेन का मॉलिक्यूलर मैस कितना होगा, ईथेन का मॉलिक्यूलर मैस अगर सपोज़ कर लें 30 है। ठीक है, तो 30 को अगर हम +1 से
डिवाइड करें तो हमारा आंसर जो है वो 30 ही आएगा। इस तरह +1 चार्ज वाले अगर हम कैटाइंस बनाते हैं तो हमारे पास इजीली मैसेस को कैलकुलेट करने का पैटर्न आ जाता है। तो हम ये कोशिश यही करते हैं कि हम +1 वाले चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स ही बनाएं। दूसरा एक और बात भी है कि अगर जो पॉजिटिव आयन्स आपस में बन जाते हैं तो इनके दोबारा रीयूनियन का चांस बहुत ही कम होता है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सेलरेटर इतनी पावर का रखा होता है कि मॉलिक्यूल आगे की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। नाउ एग्जाम्पल, ठीक है, ताकि अब आपको ये समझ आ जाए कि आयोनाइजेशन कैसे होगी। लेट्स सपोज मैस स्पेक्ट्रम ऑफ एन ब्यूटेन। ठीक है, हम देखते हैं कि नॉर्मल ब्यूटेन जो है उसका मैस स्पेक्ट्रम क्या होगा। ठीक है, सपोज करें दिस इज़ ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3, यू नो डैट 4 कार्बन एटम्स, सो इट इज़ ब्यूटेन। अब इस ब्यूटेन पर हमने इलेक्ट्रॉनिक आयोनाइजेशन की, इलेक्ट्रॉनिक इम्पैक्ट यानी इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की। इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट के बाद ये जो आपके पास ब्यूटेन का मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्यूटेन के रेडिकल कैटाइन में। अब ये रेडिकल कैटाइन में जो हमारे पास रेडिकल कैटाइन, कहीं भी किसी भी एक बॉन्ड से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, वो एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वी विल गेट 1 इलेक्ट्रॉन विल लॉस एंड वी विल गेट अ रेडिकल कैटाइन। इस रेडिकल कैटाइन को मैस स्पेक्ट्रोमीटर का एनालाइजर रीड कर सकता है। इसके अगर हम मैस को कैलकुलेट करें तो इसका मैस कितना होगा, आप देखें इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 1 2 3 एंड 4 कार्बन। नाउ दिस इज़ अ रेडिकल कैटाइन एंड इट कैन एक्सेलरेट। ठीक है, ये आयन बन गया ना, तो आयन जो है वो फिर एनालाइजर से पास हो सकता है। सो व्हाट हैपन, ये डिटेक्ट हो सकता है आयन कलेक्टर में। ठीक, लिहाजा अपने मैस के अकॉर्डिंग ये बेंट होगा और फिर आयन कलेक्टर पर कलेक्ट होगा। ठीक है, इसकी करंट को एम्पलीफाई किया जाएगा एंड इट विल मेक अ पीक ऑन द रिकॉर्डर। ठीक है, अब हम मैस कैलकुलेट कर लेते हैं और ये आपने ऐसे ही कैलकुलेट करना है जैसे आपके पास ये स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर में हमारे पास 12 12 12 एंड 12, तो ये 12 4 द 48 हो गए। 48 प्लस कितने हो जाएंगे, 3 2 5 3 2 5 5 5 10, तो 48 प्लस 10 कितने हो गए, 58। तो हमारे पास 58 मैस पर एक पीक आएगी। ठीक है, नाउ m/z वैल्यू फॉर मॉलिक्यूलर रेडिकल कैटाइन ऑफ ब्यूटेन विल बी दिस वन। लेकिन आपको पता है कि ये ब्यूटेन एक लॉन्ग चेन या चेन हाइड्रोकार्बन है। इस हाइड्रोकार्बन की फ्रेगमेंटेशन भी हो सकती है। अगर हम इस चेन हाइड्रोकार्बन की फ्रेगमेंटेशन देखें, ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन के बाद इसमें डिफरेंट पैटर्न हो सकते हैं। हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेकअप हो जाए। अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेकअप होता है, ठीक है, तो सपोज कर लें कि इस मॉलिक्यूल में यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव और ये रेडिकल कैटाइन बना हुआ है। ठीक है, अब अगर मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेकअप होता है तो ये पूरा बॉन्ड अगर इस पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ठीक है, तो व्हाट हैपन्स, आपके पास एक नई फ्रेगमेंट बन सकती है जिसमें हमारे पास क्या है कि हम ये पॉजिटिव, ठीक है, और इसको जो है आप अलहदा कर दें। यानी कि आप ये अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाए तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों अगर ये मिथाइल ले जाए तो हमारे पास जो है ये इस तरह की फ्रेगमेंट बन जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्या है कि यहाँ पर हमारे पास प्लस चार्ज आ जाएगा और उसके बाद ये हमारे पास एक फ्री रेडिकल बन जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो है यहाँ पर एक ये 2 फ्रैगमेंट्स बन जाएगी। ठीक है, इन दोनों फ्रैगमेंट्स में अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव कैटाइन है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव कैटाइन आप देखें, रेडिकल कैटाइन से एक पॉजिटिव आइन और एक रेडिकल बन गया। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि ये फ्रेगमेंटेशन यहाँ से हो जाए। अगर यहाँ से फ्रेगमेंटेशन होती है तो फिर हमारे पास क्या बन सकता है, फिर हमारे पास चांसेस है कि एक ये पॉजिटिव आइन बन जाए और उसके साथ साथ एक इथाइल जो है वो रेडिकल कैटाइन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। ये वाला जो रेडिकल कैटाइन है इसकी m/z जो है वो कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, सिमिलरली आपके पास ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो कैटाइन बन रहा है इथाइल और इसके साथ
ठीक है। तो फर्दर ये है कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे चलें, अब यहीं पे कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं कि अगर यहाँ से ब्रेक डाउन हो, वैसे वही ब्रेक डाउन होगी, लेकिन जैसे यहाँ पे पॉजिटिव कैटाइन और एक रेडिकल बना है, इस तरह ऑपोजिट भी हो सकता है, यानी कि आपके पास CH3 CH2 और CH3 वाली स्पीशी जो है ये रेडिकल कैटाइन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे पास ये वाली जो स्पीशी है नेक्स्ट वाली, ये क्या बन जाए, ये पॉजिटिव कैटाइन बन जाए, ठीक है। इस तरह हमारे पास तीन तरह की हमारे पास फ्रेगमेंट्स बन सकती हैं इन केस ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। अगर हम इन तीनों की M/Z वैल्यूज़ को चेक करें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी M/Z वैल्यूज़ को चेक करें, किसकी, ये वाली, ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये क्या है, ये अब प्रोपाइल रेडिकल बन गया है, ठीक है, प्रोपाइल का पॉजिटिव कैटाइन बन गया है। अगर आप देखिए तो 36, ठीक है, और ये कितने हो गए 36, और उसके बाद 36 में 7 प्लस करें तो 43 हो गए, ठीक है। सो M/Z हमारे पास जो है वैल्यू वो कितनी आएगी 43 पर। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो CH3 CH2 पॉजिटिव है, यहाँ पर ये आपके पास इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप में हमारे पास 24 + 5 कितने हो गए 29, तो एक पीक आने के चांसेस हैं कि वो M/Z 29 पे आए, यानी ये भी रेडिकल बन सकता है, ये भी बन सकता है। फ्रेगमेंटेशन में आपके पास चांसेस हैं और हमारे पास ज़्यादातर स्टेबल कैटाइन्स बनते हैं, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ स्टेबिलिटी, वेयर इज़ स्टेबिलिटी, ठीक है, और स्टेबिलिटी को कैसे देखना है। फ़िलहाल हम ये एक देख रहे हैं कि हमारे पास जो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है उसके बेनिफिट क्या है, हम क्या चीज़ उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ से ये देखें, आपके पास ये एक रेडिकल बन गया और उसके साथ साथ ये आपके पास एक कैटाइन है, और अगर ये कैटाइन कहाँ से पास करेगा, एनालाइज़र से, पॉजिटिव आयन है तो कहाँ से मूव करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में से होता हुआ एनालाइज़र से पास होकर आयन कलेक्टर पर जाएगा एंड विल फॉर्म अ पीक। अब इसकी कितनी स्ट्रेंथ बनेगी, कितनी अमाउंट है इस तरह के कैटाइन्स की, ये डिपेंड करता है कि हमने सैंपल कितना लिया है और उसके अलावा सैंपल में ये हिस्सा कितना ब्रेकअप होता है और कितना स्टेबल रहता है, ठीक है। तो M/Z वैल्यू विल बी एट 12 and 3 15, ठीक है। अब अगर आप नॉर्मल ब्यूटेन का मैस स्पेक्ट्रम देखें, इस तरफ हमारे पास परसेंटेज अबंडेंस है, ठीक है, यानी आयन करंट है। आप देखें नीचे M/Z वैल्यूज़ हैं। अब मैंने Z आपको बता दिया है, हमेशा चार्ज हमने +1 लेना है। नीचे हमने मैसेज लिए हुए हैं, ठीक है, 20, 40 और 60 का हमने एक बनाकर तो ग्राफ वो शो करना है। अब आप ये देखें कि ये N ब्यूटेन का मैस स्पेक्ट्रम है, ठीक है। इस स्पेक्ट्रम में आपको 4 पीक्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो ये पहली वाली जो पीक है डेट इज़ ऑलमोस्ट एट 58। ये पीक किसकी है बच्चों, ये सबसे पहले जो लास्ट वाली पीक, या आप समझ लें राइट साइड पे जो सबसे एंड पे पीक बनती है, असल में वो मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है। कौन सी पीक होती है, मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है। और ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल था ब्यूटेन का, ठीक है, इसका ये जो मॉलिक्यूलर आयन बना था इसको मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं, और सबसे पहली वाली जो पीक बनती है राइट साइड पे बिल्कुल एंड पे, डैट विल बी द मॉलिक्यूलर आयन पीक। क्लियर है, ठीक है, ये वही पीक होगी, इस पर स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं सिंपली आपको दे देती कि C4H आपके पास कितना होगा जी 10, तो C4H10 का अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मॉलिक्यूलर मैस निकाल लें तो 48 + 10 58 बनता है, ठीक है बच्चों। तो यानी कि ये इससे आप मॉलिक्यूल का फार्मूला देखकर ऐसे सिंपली ना स्ट्रक्चर हो आपके पास तो आप फार्मूला देखकर भी मॉलिक्यूलर आयन पीक की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर आयन पीक राइट साइड पे बिल्कुल आपको मॉलिक्यूल का मैस बताएगी, ठीक है। उसके बाद की जो पीक्स हैं वो फ्रेगमेंट्स पीक्स हैं, ठीक है। अब फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर 3 तरह से हुई है, ओके। अब 3 तरह की फ्रेगमेंटेशन में हमारे पास आप देखें तो एक M/Z 43 पर आ रही है, ये देखें, एक M/Z 29 पे है और एक जो है 115 पर है, ठीक है। अब ये 15 29 एंड 43 ये सारी इसकी जो हैं फ्रेगमेंट पीक्स हैं। इसमें से आप ये देखें कि हमारे पास ये जो पीक बनी है 43 वाली, ठीक है, ये तो मॉलिक्यूलर आयन पीक से भी ज़्यादा करंट दे रही है। एक्चुअली सच टाइप ऑफ पीक इज़ कॉल्ड एज बेस पीक, ठीक है। कौन सी पीक कहलाएगी, बेस पीक। और ये कौन सी पीक थी, मॉलिक्यूलर आयन पीक। बेस पीक इसलिए क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर कैटाइन है, ठीक है, फ्रेगमेंट है, दैट इज़ मोर स्टेबल, दैट्स वाई इट इज़ गिविंग अस अ स्टेबल पीक,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो CH2 पॉजिटिव है ये एक्चुअली यहाँ पर तो ये प्राइमरी कार्बन को शो कर रहा है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो, तो हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बन जाएगा विच इज़ मोर स्टेबल। ठीक है, लिहाजा ये वाली जो पीक है यानी यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होता है कि आपके पास जब प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाए तो ये पॉजिटिव आयन यहाँ चला जाएगा, ये ज़्यादा स्टेबल पीक हो जाएगी। इसकी भी M/Z43 ही है। इसलिए कहता है कि ब्यूटेन के स्ट्रक्चर में या ब्यूटेन की जो एक पीक है, नॉर्मल ब्यूटेन अगर आपके पास है तो उसकी जो पीक है, वो स्टेबल पीक या बेस पीक जो है वो 43 पर बनती है। बेस पीक लाजमी नहीं है, मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर आयन पीक ये लाजमी नहीं कि वही बड़ी बने। हमेशा जनरली ये देखा गया है कि हमारे पास जो बेस पीक है वो ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल की बनती है, यानी फ्रैगमेंट की बनती है। ठीक है, तो मास स्पेक्ट्रम ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन आपने देखा। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 15 पर भी एक पीक आएगी। ठीक है, अच्छा जी, एप्लीकेशंस मास स्पेक्ट्रोमेट्री की अब मेरा ख्याल है आपको कुछ हद तक समझ आ गई होगी कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हमने करना क्या है बेसिकली। तो ये इंट्रोडक्शन इसलिए आपको आज एक स्ट्रक्चर भी साथ समझाया ताकि आपको क्लियर इंडिकेशन हो कि आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको किस तरफ जाना है फॉर द सिलेबस। ठीक है, मॉलिक्यूलर मैसेज ऑफ कंपाउंड्स कैन एक्यूरेटली बी मेजर्ड। तो आपको देखा आपने कि अगर मॉलिक्यूलर मैस फार्मूला दे दूँ सिंपल, या आपको स्ट्रक्चर दे दूं तो सिंपली यू कैन फाइंड द मॉलिक्यूलर मैस, क्योंकि मैस स्पेक्ट्रम में जैसे ही आप स्पेक्ट्रोमीटर में डालेंगे तो जो लास्ट वाली पीक बनेगी किसी भी कंपाउंड की, यानी राइट साइड से पहली पीक वो हमेशा यानी हाईएस्ट मॉलिक्यूलर मैस वाली, हायर M/Z वैल्यू वाली पीक जो होगी दैट विल गिव यू द मॉलिक्यूलर वेट या मैस ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैन आल्सो बी डिटर्मिन बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मैसेज। ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर आयंस की जब फ्रेगमेंटेशन होती है तो हमारे पास जो है फर्दर जो है हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटर्मिन कर सकते हैं। इसके अलावा आइसोटॉप्स कैन बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो एंड देयर एग्जैक्ट मैसेज कैन ऑल्सो बी डिटर्मिन। जैसे कि नियॉन का, अगर हम नियॉन के 3 आइसोटॉप्स हैं 20, 21 एंड 22, तो उनको भी हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट ये जो एक AMU के डिफरेंस से भी अगर आपके पास कोई फ्रैगमेंट पीक होगी तो मास स्पेक्ट्रोमीटर कहता है इतनी एक्यूरेट डिटर्मिनेशन देता है कि अगर एक 58 पे पीक बनी है तो 57 पर भी पीक बन सकती है अगर 1 AMU का भी डिफरेंस हो बिटवीन द रेडिकल या बिटवीन द पॉजिटिव fragments. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड सम न्यू informations about the structure of the molecules. How can we determine them with the help of mass spectrum? थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, थैंक यू।